आप देख रहे हैं आहट 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी है। मेरा नाम अमित है और आज हम सब पूरे परिवार के साथ देहरादून से अपने गांव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहन और एक छोटा भाई है। हमारा गांव आने का कारण ये है कि इसी महीने बड़ी बहन की शादी होनी है। 21 जून 2011 में लगभग समय दोपहर के 12 या 12:30 बज रहे होंगे। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि अमित, जाओ बगीचे से कच्चे आम तोड़कर ले आओ, आम की ज़रूरत है। मैं और मेरा भाई और मेरे चाचा के लड़के, लगभग हम 7 या 8 जने सब बगीचे में जाने लगते हैं। जो मेरे साथ आए थे वो सब आम तोड़ रहे थे, लेकिन मैं बगीचे में एक किनारे खड़ा हुआ था। इन सब ने इस बगीचे में आम तोड़ लिए थे और अब हमें और आम चाहिए थे। तो मेरे दूसरे चाचा के बगीचे में वो सब लोग चले गए। वो लोग आम तोड़ ही रहे थे, पर मैं अपने ही बगीचे में एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई है और मेरा नाम लेकर बोल रही है, अमित कब आए हो और ठीक तो हो? तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। पर मैंने सोचा गांव की ही कोई औरत होगी, क्या पता खेतों में कहीं हो और मुझे नहीं दिखाई दी हो। तो मैंने भी इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 5 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जस्ट बगल में ही एक महिला की आवाज़ मेरे कानों में साफ साफ आई कि अमित, ठीक हो तुम और कब आए? अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। सामने के ही बगीचे में सब लोग थे, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी से भागा और भागते भागते मेरा पैर एक नाली में पड़ा और मैं नीचे गिर गया। तभी मेरे छोटे भाई, जो मेरे चाचा का लड़का था, उसने मुझे देखा और वो तुरंत भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे पकड़कर उठाया और कहा, क्या हुआ अमित भैया? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं शुभम। उसने मुझे फिर से कहा, आप इतनी तेज क्यों भागे, क्या हुआ था? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। जो सब मेरे साथ आए थे वो सब मेरे से कई बार पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया और हम सब आम लेकर घर वापस आ गए। लेकिन मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। मुझे लगा लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, यकीन करेंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। इस दौरान मेरी बहन की भी शादी हो चुकी थी और अब हम वापस देहरादून भी लौट आए थे। लेकिन 5 साल बाद यानी 2016 तारीख 8 मार्च मुझे किसी वजह से अपने गांव आना पड़ा। इस बार हमारे घर से और कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं आया था। आज मैं गांव में अपने सभी भाइयों के साथ, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, इनके साथ पूरे गांव में घूम रहा था। मैं आज खेत खलियान में और बगीचे में भी घूमे। ऐसा पूरा दिन बीत गया और हम वापस शाम को घर आ गए। गांव में उस समय शौचालय ज़्यादा नहीं बने होते थे, तो सभी गांव के लोग शौच के लिए खेतों में ही जाया करते थे। मैं और मेरा भाई श्यामू, हम दोनों करीबन 7:30 बजे शाम को शौच के लिए अपने बगीचे की तरफ ही चले गए थे। मेरे भाई ने कहा, अमित भैया चलो कहीं और चलते हैं। पर मैंने कहा, नहीं इधर ही चलते हैं। तो मैं और मेरा भाई, हम दोनों अभी बैठे ही होंगे कि तभी मुझे किसी की आवाज़ आई, अमित ठीक हो? मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा मुझे ऐसा लगा होगा, इस पर मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से मुझे आवाज़ आई, अमित ठीक हो तुम और अमित कब आए? मैं जल्दी जल्दी अपनी सोच ख़त्म करके उठा और बाहर निकला। फिर मैंने कहा,
श्यामू चलो जल्दी। श्यामू अभी बैठा नहीं था और बाहर दूसरे खेत में टहल रहा था। श्यामू भागकर मेरे पास आया और उसने कहा, भैया क्या हुआ? पर मैंने उसे ही सवाल करते हुए कहा, अभी मुझे कौन आवाज़ मार रहा था? अभी कोई है क्या यहाँ? श्याम मेरी बात का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं भैया, कोई तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं और आप ही है। तब मैंने उसे कहा, अच्छा चलो फिर। मेरे भाई ने देखा कि मैं शायद डरा हुआ हूँ, इसीलिए उसने कहा, भैया क्या हुआ बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ भाई, चलो अब। और हम दोनों वापस घर आ गए। ये बात मैंने तभी भी किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है, पर ये किसकी आवाज़ है? इसी उधेड़बुन में मैं सो गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह मैं जगा, तभी थोड़ी देर बाद मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादा कल हम रात को खेतों में गए थे, तो मेरे साथ जो हुआ मैंने सब दादाजी को बता दिया। मेरे दादाजी ने मुझे बिल्कुल शांति से कहा, कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बड़ी वाली बुआ है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इस वजह से तुम्हें उनकी आवाज़ आई थी। मैंने अपने दादाजी से फिर कहा, बड़ी वाली बुआ? वो तो मेरी हुई है, कैसे आवाज़ मारेंगी? दादाजी ने मुझे समझाते हुए कहा, कुछ लोग मरने के बाद भी अपने लोगों को नहीं भूल पाते। हम सब लोग तो रोज़ यहीं रहते हैं, तुम कभी कभी आते हो, इसलिए तुमको महसूस हुआ होगा कि उन्होंने तुम्हें आवाज़ मारी है। वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दादाजी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। लेकिन इस कहानी में एक अगला अध्याय भी है। उस घटना के बाद मैं वापस देहरादून आ गया। हम लोग अपने गांव जाते तो थे, लेकिन कभी कभी साल या 2 साल और कभी कभी तो 3 साल भी हो जाते थे। अब वो दिन भी आ गया था जब हम लोग फिर से एक साथ अपने गांव जा रहे थे। 2021 अप्रैल का महीना। इस बार गांव आने का कारण था मेरी शादी। अब कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी। इस वजह से सबके घर लोग कहते थे कि अमित ज़्यादा बाहर घूमना मत, और खेत और बगीचे में तो बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन मैं था ढीठ, किसी न किसी बहाने खेतों की तरफ चला जाता था। मेरी शादी का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, वैसे सब घर के लोग मुझ पर खास नज़र रख रहे थे कि मैं कहीं इधर उधर घूमने ना जाऊं। मेरी शादी में 1 या 2 दिन बचे होंगे कि मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लगने लगा। मैं जब रात को अकेले बाथरूम जाता या घर के अगल बगल भी अकेले घूमता तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता था। वैसे हमारे घर के ठीक आगे कृष्ण भगवान का एक मंदिर भी है, लेकिन फिर भी मैं रात को अगर मैं बाथरूम भी जाता तो ऐसा लगता कि कोई है मेरे आसपास। मुझे ऐसा महसूस कई दिनों तक हुआ। कई बार आवाज़ सी भी आती थी, अमित ठीक हो? लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मुझे 2-3 दिन से रात में बहुत डर सा लग रहा था, पर पता नहीं क्यों। और अगर मैं किसी को बताता तो सब लोग कहते, मना करते हैं, हम तुमको तो क्यों इधर उधर घुमा करते हो। हालांकि अब मैं कहीं नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। कहते हैं कि काली बिल्ली का रोना बहुत अशुभ होता है। काली बिल्ली किसी अनहोनी का ही प्रतीक बताई जाती है। पर शादी के लिए जो मंडप लगा हुआ था, उसमें रोज़ रात को 2 या 3 बजे के करीबन रोज़ बिल्ली रोया करती थी। काली बिल्ली का रोना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए घर का कोई भी सदस्य उसे रोता दिखता तो उसे तुरंत भगा देता था। पता नहीं बिल्ली का रोना एक संजोग था या फिर कुछ अनहोनी का संदेश। अब वो दिन भी आया जिस दिन मेरी शादी होनी थी, और शादी हुई। मुझे शादी के 1-2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई। रात में भी सब नॉर्मल था। अब डर भी नहीं लग रहा था। किंतु शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी अपने घर यानी मायके गई थी। उस दिन हम लोग भी कहीं गए हुए थे, तो हम सब शाम को घर लौटे।
तब थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। उस दिन बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण लाइट चली गई थी। गांव में अक्सर होता है कि बारिश होती है तो फिर लाइट चली जाती है। कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन मिठाई खाने को हुआ। वैसे मैं रात को मीठा नहीं खाता था, पर उस रात मैंने मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी और एक के बाद एक मैं लगभग 8 या 10 रसगुल्ले खा गया। ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं मीठा खाऊं और बिना मुंह धोए सो जाऊं, पर उस दिन मैं तुरंत अपने कमरे में जाकर लेट गया। मुझे लेटे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई महिला साड़ी पहने हुए सज धज कर बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। मुझे तुरंत याद आया मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, तो ये कौन है। और थोड़ी ही देर में वो महिला मेरे और पास आकर बड़े प्यार से मेरे कान में बोली, अमित शादी हो गई तुम्हारी, अच्छा और ठीक हो तुम, चलो अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो अमित मेरे साथ, मैं अब तुमको लेकर जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस समय नींद में भी नहीं था, मैं पूरी तरह से जगा हुआ था। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी उस महिला ने मेरे सीने को बड़ी जोर से दबा दिया और उसके बाद वो मेरे सीने पर चढ़ चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरी जान अभी निकल जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने हकलाते हुए 2-3 बार आवाज़ मारने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किस्मत अच्छी थी, शायद इस बार मेरे जीजा ने सुना। उस समय सब लोग बाहर ही थे और सब आपस में बात कर रहे थे, इसलिए कोई सोया नहीं था। मेरी आवाज़ सुनने के बाद जीजा ने मुझे आवाज़ मारी, अमित अमित क्या हुआ। जीजा का इतना ही कहना था कि घर के सभी लोग तुरंत मेरे कमरे के अंदर आ गए और सबने मुझे पकड़कर बाहर बैठा दिया। उस समय तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से खुद आवाज़ निकल रही थी। शायद मैं रो रहा था। मैंने अपने पापा को कहा, भैया मुझे नहीं बुलाया तुमने, भैया मुझे भूल गए क्या, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मेरा हक मुझे नहीं मिला। अब मैं अपना हक लूँगी और अमित को लेकर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अमित मेरे साथ चलेगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब लोग मुझे बुला रहे हैं, अमित चलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। वो महिला मेरे सर के पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे एक बार फिर से कहा, अमित तुमको चलना होगा, तुमको लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब परेशान हो रहे थे, लेकिन मुझे उस औरत की आवाज़ जानी पहचानी ही लग रही थी, क्योंकि वो वही आवाज़ थी। हाँ, फिर वही आवाज़ थी, किंतु अब वो कह रही थी, अमित तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुमको लेने आई हूँ। तभी मेरे घर वालों ने पास के ही एक व्यक्ति बुलवा लिया जो थोड़ा भूत प्रेतों में ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने कहा, यहाँ एक औरत की आत्मा थी, पर लेकिन इस समय नहीं है, अब वो जा चुकी है। वो व्यक्ति इतना बोलकर वही खड़ा रहा, परंतु मैं उस महिला को अभी भी अपनी आंखों से साफ साफ देख रहा था। वो महिला लाल साड़ी में मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी, और उसके साथ सैकड़ों संख्या में लोग बाहर थे जो मेरा नाम लेकर कह रहे थे, अमित चलो यहाँ से। परंतु उस व्यक्ति को वो सब पता क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब मेरे साथ सारी रात तक चलता रहा और मेरे सभी घर वाले पूरे जागे हुए थे मेरे साथ, और मेरे एक तरफ पापा, दूसरे तरफ मेरा एक भाई श्यामू लेटा हुआ था और मैं बीच में था। तभी मेरे छोटे भाई ने एक बार हनुमान चालीसा लगाकर मेरे पास रख दिया, लेकिन जैसे हनुमान चालीसा चलाई वैसे ही वो महिला को पता नहीं क्या होने लगा और वो महिला मेरी सीने पर चढ़ गई थी और मुझे कह रही थी, तुम्हें चलना होगा अमित, अमित तुम मेरे साथ चलो। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों ने हनुमान चालीसा भी बंद कर दी। तब जाकर वो महिला मेरे ऊपर से नीचे उतरी। ये सब मेरे साथ पूरी रात होता रहा, लेकिन लगभग सुबह के 4 या 4:30 बजे के बाद मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था
और वो महिला और उसके साथ के लोग भी गायब हो गए थे और अब मुझे सब नॉर्मल सा लगने लगा और उसके बाद मुझे नींद भी आ गई और मैं सुबह 8 बजे तक सोया रहा। फिर अगले दिन मेरे पापा और मेरे जीजा मुझे किसी बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कोई अपने ही घर का है जिसके उसका हक नहीं मिला। उन्होंने एक ताबीज़ मेरे को दी और कहा सतर्क रहना। बाकी उस दिन से मुझे वो महिला अभी तक फिर से नहीं दिखी और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। और उस घटना के 15 दिन बाद हम वापस देहरादून आ गए और अब सब ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना जो मेरे साथ गांव में हुआ था। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।